लर्निंग टॉपिक चल रहा है और लर्निंग टॉपिक जो है उसमें अब तक मैंने अधिगम का अर्थ, अधिगम के प्रकार, अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपको कंप्लीटली पढ़ा दिए, याद रखना, ठीक है? तो सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज की क्लास में अपन इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और वो है अधिगम के सिद्धांत। छोटा सा पार्ट है बट मतलब शुरुआत कर रहे हैं आज। एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा जिससे कि आगे के जो सिद्धांत है वो समझ में आ जाए आपके। अधिगम के सिद्धांत से पहले एक लाइन आती है, अधिगम के उपागम। अप्रोच ऑफ लर्निंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। सबसे अधिक समझने वाला पार्ट है अधिगम के अप्रोच। यहां से आपको जो भी, चाहे मैं व्यवहारवादी पढ़ाऊं, संज्ञानवादी पढ़ाऊं, निर्मितवादी पढ़ाऊं, ये बहुत अच्छे से कवर करने आता है, ठीक है? वो सभी को नमस्कार। करें स्टार्ट। देखिएगा, आरपीसी का लेवल आजकल बहुत अच्छा आने लग गया। पहले नॉर्मली इतने अच्छे प्रश्न आते नहीं थे। एक प्रश्न पूछा गया था यहाँ से कि अधिगम के जो उपागम हैं ये किसने दिए हैं। तो ये आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। फेरेंस मर्टन एक व्यक्ति हुए हैं, याद रखना। इन्होंने अधिगम के क्या बताए हैं? अप्रोच बताए। अधिगम के क्या बताए? उपागम बताए हैं, ठीक है? तो ये प्रश्न आया हुआ है। मैं बार बार ये चीजें आपको बोलता हूँ क्लास में कि जो चीजें आ चुकी हैं उनको बहुत अच्छे से रिपीट करना है। मतलब आपको ये पता चलना चाहिए कि सर ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, ये कम महत्वपूर्ण है। ये पूरा आपके माइंड में क्लासिफिकेशन हो जाना चाहिए, तब तो मजा है, वरना कोई मतलब नहीं। टेस्ट कब डालोगे? भारती में तो भूल ही गया था, सच बताऊं तो मेरे मेरे था संडे में, मैंने इनको बोलना ही दिमाग से निकल गया मेरे। तो 2 दिन बाद में करवा देते हैं, आप बता दीजिएगा ना, कल मैं बना दूंगा, मेरे तो दिमाग से निकल गया। तो पहले टॉपिक का टेस्ट मैं करवा दूंगा। अधिगम की उपागम किसने दिए हैं? फेरेंस मर्टन ने, याद रखना, ठीक है? और 2 दिन में इतने मैसेज थे, इतने सारे बच्चों के, तो वैसे दिमाग में नहीं आया 3 दिन में, ठीक है ना? सैटरडे को और वो इतना ज़्यादा, फ्राइडे सैटरडे को इतना ज़्यादा, इतने पता नहीं कितने मैसेज आए, मैं तो पढ़ ही नहीं पाया, ठीक है? और ये तो वो थे जिन बच्चों के पास मेरे पर्सनल नंबर थे, याद रखना। तो हज़ारों की संख्या में मैसेज का आना, ठीक है? तो इतना पजल रहा कि टेस्ट वाला दिमाग से निकल गया। तो सभी को नमस्कार, ठीक है? तो एक तो ये याद रखना, अधिगम की उपागम फेरेंस मर्टन ने बताया, तो ये इंपॉर्टेंट धारणा है। इन्होंने कहा कि अधिगम के 3 उपागम होते हैं, समझिएगा। एक होता है तल, एक होता है नीतल, और एक होता है कार्यनीतिक उपागम। तल, नीतल और कार्यनीतिक उपागम। तल का मतलब होता है बॉटम। क्या होता है ये बॉटम होता है। नीतल का मतलब होता है इंटेंसिव, इंटेंसिव। और कार्यनीति का मतलब होता है वर्क इथिक, ठीक है ना? वर्क इथिक। तो ये 3 उपागम है, तीनों को समझिएगा। यहां से एग्जाम में क्या पूछा गया है? परीक्षा में ये पूछा गया है कि अधिगम के उपागम किसने दिए हैं? फेरेंस मर्टन ने दिए हैं। किसने दिए हैं? फेरेंस मर्टन ने दिए हैं, आपको ये याद रखना, ठीक है? आगे देखिएगा, कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार, तल, नीतल और कार्य नीतिक वर्क इथिक, समझिएगा। तल का मतलब ये होता है कि कोई भी सूचना को रट लेना। भाई आप इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि सर मुझे इंफॉर्मेशन को केवल रटना है, मुझे समझने से कोई मतलब ही नहीं है, बस रटते मारो, रट्टा प्रत्यास्मन करते रहो, ये तो आपका तल। नीतल होता है इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब होता है कोई भी चीज को समझना है बस। सर मुझे हर कार्य को समझ के आगे बढ़ना है। यहां केवल ये रटने की बात कर रहा है, ये केवल समझने की बात कर रहा है। और ये है स्मार्ट अप्रोच, जो मैं आप लोगों को बोलता हूं कि कई बच्चे कहते हैं सर मेहनत तो हमने भी की, 10-10 घंटे पढ़ाई की, 5 साल से पढ़ाई की, फिर हमारा क्यों नहीं हो पाया? ये उनका सवाल बड़ा लाजमी होता है कि हम मेहनत करते हैं लेकिन आउटकम्स क्यों नहीं आ रहे हैं। याद रखना, आज के टाइम में हर बच्चा मेहनत करता है, लेकिन सिलेक्शन रेशियो तो मैंने कहा कि 1 से 2% होता है। सिर्फ 2% बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं। अब वो 2% बच्चे, मैंने कहा, इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, बट उनमें ये इंटेलिजेंसी होती है कि वो स्मार्ट स्टडी में बिलीव करते हैं। ये जो वर्क इथिक है ना, वो यही अप्रोच है। ये कह रहा है मुझे रटना है, ये कह रहा है मुझे समझना है, ये कह रहा है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे एग्जाम में टॉप करना है, मेरी रैंक टॉप आनी चाहिए। अब टॉप रैंक लाने के लिए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो बेटर चीज होगी वो करूंगा मैं, चाहे मुझे रटना पड़े, चाहे मुझे समझना पड़े। मतलब सीधा स्मार्ट अप्रोच यही है। क्लियरिटी रखो जिंदगी में। आप पहले से कोई चीज के प्रति धारणा बना के आगे नहीं बढ़ सकते। वर्क इथिक ये कह रहा है कि यार मुझे सर सिलेक्शन लेना है, और मुझे सिलेक्शन लेना है तो मेरे सिलेक्शन में क्या चीज बेहतर हो सकती है, मैं हर उस चीज को फॉलो करूंगा। यानी ये कहता है मुझे नंबर लाने हैं खूब सारे, टॉप करना है मुझे। अब टॉप करने में जहां रटना फायदेमंद है वहां रट लूंगा, और जहां समझना फायदेमंद है वहां समझ लूंगा। सीधी सी बात है। ये अप्रोच जो बच्चा लाइफ में अपनाता है वो बच्चा हमेशा अपनी अच्छी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। आपको यही अप्रोच अपनाना है। ये केवल रटने की बात कर रहा है, ये केवल समझने की बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि सर मुझे नंबर लाने हैं, सिलेक्शन लेना है, तो मैं इन दोनों का मिला जुला प्रयोग करूंगा। जहां रट के काम चलता है वहां रट लूंगा। जैसे बुद्धि टॉपिक है, रटने वाला है, रट लिया। पेडागोजी में प्रतिमान वगैरह वो सब है, वो रटने वाले हैं, रट लिया। लेकिन जहां समझना है, लर्निंग टॉपिक समझना है, एडजस्टमेंट समझना है, मेंटल हेल्थ समझना है, वहां मैं संवेगात्मक बुद्धि समझना है, तो वहां मुझे उनको समझना है। मतलब मेरा अप्रोच बहुत स्मार्ट है। ये वर्क इथिक है। तो जहां रटना पड़े वहां रट लिया, जहां समझना पड़े वहां समझ लिया। इसको बोलते हैं कार्य नीतिक उपागम। समझ में आ गई बात? अधिगम के 3 उपागम किसने बताए? फेरेंस मर्टन ने। पहला एग्जाम में प्रश्न, तल, नीतल, कार्यनीति।
तल का मतलब रटना है, नितल का मतलब है केवल समझना है, और वर्क इथिक मैंने कहा कि आप लोगों को, मेरे जो स्टूडेंट हैं वो इसको अप्लाई करेंगे। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, यदि तुमने मेरी बातों को रियल में अप्लाई कर लिया, कई बच्चे कहते हैं सर आपको, आपने जो बोला वो सब बातें की फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं रियल में जो, फिर मैं उनसे बात करता हूँ, बताओ तुमने क्या क्या किया, फिर कहते हैं सर आपने ऐसे बोला था, वो किताब तो लाए थे बट हम पढ़ते समय फिर ऐसे करते थे, फिर सर परीक्षा से पहले मुझे डर लगने लग गया था, मैं जब एग्जाम हॉल में गया तो मुझे लगा कि ये ऐसे कर देना चाहिए। तो मुझे कहाँ अप्लाई किया तुमने? मेरी 4 बातों को तुमने अप्लाई कर लिया, इसका मतलब है कि मुझे फॉलो कर लिया? नहीं, मेरे जैसी हर चीज लेके आओ, कॉन्फिडेंस वैसा लाओ, स्ट्रॉन्ग बनो। मैं कह रहा हूं एक चीज को 20 बार रिपीट करना है, मतलब 20 बार उसी को रिपीट करना है, नई चीज नहीं लानी, कम से कम कंटेंट के साथ बेहतर देना है। आप एग्जाम के प्रेशर से डरोगे नहीं, याद रखना। मैं इतनी सारी बातें आपको बोलता हूँ, तो वो बोलने को आप कह दो कि सर धीर सिंह सर के तो लाखों फॉलोवर हैं, नॉर्मली फॉलो कर सकते हैं, बट रियल में जिस दिन मेरे को फॉलो करोगे, मेरी बातों को अप्लाई करना शुरू कर दोगे, उस दिन भीड़ से बहुत डिफरेंट बन जाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गए। तो तल क्या है, नितल क्या है, और वर्क इथिक क्या है, ये मैंने समझा दिया, इसको समझ लीजिएगा। अब देखिए, इन तीनों विचारधाराओं में से अलग अलग व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और निर्मितवाद निकला है। इन तीनों से निकला है व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और निर्मितवाद। देखिएगा, अब ये तो हो गया तल, नितल, कार्यनीति, उपागम। इन तीनों से 3 विचारधाराएं निकली, जिसको अपन बोलते हैं व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, कॉग्निटिव, और निर्मितवादी, कंस्ट्रक्टिविज्म, कोग्निटिज्म, बिहेवियरलिज्म। ये 3 विचारधाराएं कहां से निकली? तल, नितल और वर्क इथिक्स। अब इन तीनों को समझिएगा, पहले बेसिक समझ लीजिए। बेसिक समझ में आता है ना, तो आगे की चीजें समझ में आ जाती हैं। आपको शब्दावली का ही नहीं पता, सिद्धांत कहां से समझ में आएंगे? पहले ये समझिए कि सर ये क्या है, पहले ये बताओ हमें। तो व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारवाद ये है कि जो कहता है कि इन्वायरमेंट आपको बदल सकता है, कि तुम धीर सिंह सर के संपर्क में आए, धीर सिंह सर ने कहा कि अपना इन्वायरमेंट डिजाइन करो, तुमने वैसा इन्वायरमेंट बनाया और तुम्हारा व्यवहार बदलने लग गया, तुम्हारी जिंदगी में सब पॉजिटिविटी आने लग गई। तो ये कहता है कि इन्वायरमेंट बहुत शक्तिशाली कारक है, पूर्णबलन बहुत शक्तिशाली कारक है। आप जन्म से कुछ लेके नहीं आए हो, लेकिन टीचर में इतनी ताकत है कि वो इन्वायरमेंट डिजाइन करके तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। ये व्यवहारवाद है। ये कहता है कि बच्चे के व्यवहार को देखकर अपन मापन कर सकते हैं। ये कहता है इन्वायरमेंट में जितने भी बाहरी कारक हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये व्यवहारवाद। अभी व्यवहारवाद आते ही जो मैंने बातें बोली है ना, एकदम माइंड में क्लिक करनी चाहिए कि सर व्यवहारवाद मतलब ये है। अब आपको पता ही नहीं कि व्यवहारवाद, डायरेक्ट नहीं जाना, कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए। फिर आता है संज्ञानवाद। संज्ञानवाद क्या है? संज्ञानवाद का मतलब जो कहता है कि बच्चे में मानसिक क्रिया इंपॉर्टेंट है। जन्म के साथ बच्चा मानसिक क्रिया लेके पैदा होता है, सिर्फ वातावरण उसको प्रभावित नहीं करता है, आनुवांशिकता भी महत्वपूर्ण है। वो सूचनाओं की प्रोसेसिंग करता है, कंप्यूटर की तरह सूचनाएं लेता है, फिर प्रोसेसिंग करता है, फिर आउटकम्स देता है। तो संज्ञानवादी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, याद रखना। ये कॉग्निटिव अप्रोच है। और निर्मितवाद जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। व्यवहारवाद संज्ञानवाद को बहुत लंबा समय लगेगा, मैं बहुत सारे सिद्धांत पढ़ाऊंगा। और निर्मितवाद संज्ञानवाद से निकला। संज्ञानवाद में आप सूचनाओं को ग्रहण करते हो, फिर सूचनाओं की प्रोसेसिंग करते हो, मानसिक क्रियाओं की बात करता है संज्ञानवाद। निर्मितवाद ये कहता है कि संज्ञानवाद में जो सीखा ना आपने, वो जब तुम जीवन में अप्लाई करना शुरू कर दोगे, प्रयोग करना शुरू कर दोगे, तो वो क्या बन जाएगा? निर्मितवाद। यानी जीवन में प्रयोग करना निर्मितवाद है, ज्ञान का निर्माण करना निर्मितवाद है। जो सूचनाएं तुमने ली हैं उसके आधार पर जो चीजों का को सर्जन करोगे वो निर्मितवाद है। ये सबसे सर्वोच्च विचारधारा है। ओके। बेटा टेस्ट लिया ही नहीं अभी तक अपने, कन्हैया लाल बेटा टेस्ट लिया नहीं है, टेस्ट लेंगे 2 दिन में। आपका फर्स्ट टेस्ट में तो दिमाग से निकल गया था रिजल्ट के चक्कर में, थर्ड ग्रेड वाले में इतना बच्चों ने इतने मैसेज किए कि पता नहीं चला, मतलब भूल गया भाई। तो ये समझ में आ गया व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, निर्मितवाद, मतलब बेसिकली इंट्रोडक्शन समझना है। फिर मैं एक को समझा रहा हूँ। अब व्यवहारवाद पढ़ेंगे अपन। अब सबसे पहले अपन शुरुआत किससे कर रहे हैं? व्यवहारवाद से। ये तीनों विचारधाराएं कहां से निकली? तल, नितल, कार्यनीति, उपाय से। अब व्यवहारवाद के बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए। आरपीसी के यदि आपने पेपर देखे हैं तो व्यवहारवाद में बहुत प्रश्न आते हैं। व्यवहारवाद क्या है, याद रखना। पहले आपको ये व्यवहारवादी समझना है। व्यवहारवाद किसको बोलेंगे? देखो, व्यवहारवाद का जो पिता था ना वो वाटसन था। कौन था? वाटसन। ये मैंने पहले पढ़ाया था आपको, पहले टॉपिक में 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना की। व्यवहारवाद है क्या? आपसे बहुत सारे बेसिक प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे, व्यवहारवाद की विशेषता है या नहीं है, व्यवहारवाद किस बात पे बल देता है, किस बात पे बल नहीं देता है। तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि व्यवहारवाद किस बात की चर्चा करता है, व्यवहारवाद का तात्पर्य क्या है। ठीक है। तो मैं व्यवहारवाद बेसिकली इसकी बातें लिखा रहा हूँ, और ये सब परीक्षा में आई हुई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो, व्यवहारवाद में 5-7 बातें आपको समझनी है। एक तो व्यवहारवाद किस पे बल देता है? ये कहता है व्यवहार की जो इकाई है ना वो कौन है? एस आर है। व्यवहार की इकाई कौन है? एस आर। एस आर का मतलब उद्दीपक अनुक्रिया। तो व्यवहारवाद में जितने भी सिद्धांत पढ़ाऊंगा मैं, थोंडाइक, पावलोव, स्किनर, सीएल, हल, गुथरी, उन सब में ये एस आर आएगा। तो व्यवहार की जो इकाई मानता है, किसकी इकाई? व्यवहार की जो इकाई मानता है वो इसने किसको माना है, याद रखना, वो इसने एस आर को माना है। पहली चीज तो याद रखना। नंबर 2 ये कहता है बाह्य कारक। बाह्य कारक, वातावरण, पुनर्बलन। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो बच्चे के व्यवहार को डिसाइड करती हैं।
एक तो ये पर्सन बाह्य कारक, ठीक है, और इसमें भी एक लैंग्वेज आएगी, कौन सी विचारधारा अवलोकनीय व्यवहार पे बल देता है। अवलोकन समझते हो? ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्व जिसको किया जा सकता है वो बिहेवियर। अवलोकनीय व्यवहार की कौन बात करता है? व्यवहार बात करता है कि मैं आपके व्यवहार को देखकर भविष्यवाणी कर सकता हूं। अब इस पे इतने सारे प्रश्न हैं। एक तो बाह्य कारक एग्जाम में आ गया कि बाह्य कारकों को सबसे महत्वपूर्ण कौन मानता है? व्यवहारवाद मानता है। अवलोकनीय व्यवहार की कौन बात करता है? व्यवहारवाद करता है। एक वस्तुनिष्ठ व्यवहार की बात कौन करता है? वस्तुनिष्ठ का मतलब ये प्रश्न, तीनों प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। वस्तुनिष्ठ व्यवहार, वस्तुनिष्ठ मतलब मैं तुम्हारे व्यवहार को देखकर भविष्यवाणी कर सकता हूँ। जैसे मैं कई बार बच्चों को बोल देता हूँ, मैं तुम्हारे बिहेव को देख के पता चल जाता है बच्चा टेंशन में है, तुम्हारे अंदर बड़ी स्टेमिना है, तुम बहुत खुश लग रहे हो, तुम्हें देख के लग रहा है तुम बहुत बेहतर करोगे। ये मुझे आइडिया लगने लग जाता है, क्योंकि मैं चेहरा रीड इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो चेहरा रीड करने लग गया, तो फर्क पड़ता है। तो ये वस्तुनिष्ठ व्यवहार ये है कि आपके व्यवहार को देखकर मैं आपके बारे में भविष्यवाणी कर सकूं, निष्कर्ष दे सकूं। तो वस्तुनिष्ठ व्यवहार की बात कौन करता है? व्यवहारवाद। एक तो ये एग्जाम में आया हुआ है। अवलोकनीय योग्य व्यवहार की बात कौन करता है? व्यवहार। ये भी लिख लीजिएगा, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। वातावरण स्थित बाह्य कारकों को महत्वपूर्ण कौन मानता है? व्यवहारवाद। ठीक है, पूर्ण बलन वगैरह ये तो सब नॉर्मल चीजें हैं। व्यवहार की इकाई किसको मानता है? एसआर को मानता है। किसको मानता है? एसआर को, याद रखना। इसके अलावा ये अनुभव प्रशिक्षण पे बल देता है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। अनुभव प्रशिक्षण पे बल देता है, अनुभव प्रशिक्षण बल देता है। एक ये ब्लैक बॉक्स के उदाहरण देता है, स्टेट में आया हुआ है ब्लैक बॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है ब्लैक बॉक्स। अनुभव प्रशिक्षण की बात कौन करता है? व्यवहारवाद करता है। ब्लैक बॉक्स की बात कौन करता है? व्यवहारवाद। ब्लैक बॉक्स का मतलब समझते हैं? देखो, मैं जब संज्ञानवाद पढ़ाऊंगा ना आपको, तो वहां मैं बात करूंगा व्हाइट बॉक्स की। ये कहता है इंसान जब पैदा होता है वो कोरा कागज है, खाली स्लेट है, याद रखना, कुछ भी नहीं है उसमें। समझ रहे हो आप? कोरी स्लेट है वो, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, याद रखना कि आप कुछ लेके आए हो, नहीं, खाली है वो एकदम से कंप्लीटली। तो ये कोरा कागज, कोरी स्लेट, ब्लैक बॉक्स, ये जो अवधारणा बोली है, ये किसने बोली है? ये व्यवहारवाद ने बोली। किसने बोली है? ये व्यवहारवादियों ने बोली है। ये आपको समझना है कि व्यवहारवादी ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या समझता है। तो ये कहते हैं बालक का मन या मस्तिष्क जो होता है वो ब्लैक बॉक्स, याद रखना। क्या है वो? ब्लैक बॉक्स, याद रखना। तो ये ब्लैक बॉक्स समझना आपको, ब्लैक बॉक्स क्या होता है। तो ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या है? ब्लैक बॉक्स का मतलब यह है कि बच्चा जन्म के समय कुछ लेके पैदा नहीं होता, यानी ये आंतरिक कारकों को स्वीकार नहीं करता है, आंतरिक कारकों को स्वीकार नहीं करता है। ये अवधारणा क्या कहलाती है? ब्लैक बॉक्स। व्हाइट बॉक्स जो माना था वो संज्ञानवादियों ने बताया था, और ब्लैक बॉक्स की बात किसने की है? व्यवहारवादियों ने। ठीक है ना, बच्चा कोरा कागज, एकदम सही। समझ में आ गया? तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको मैंने अभी समझाई हैं, ठीक है ना। व्यवहार की इकाई उद्दीपक अनुक्रिया को मानता है, वैसे मैंने व्यवहारवाद आपको शिक्षा मनोविज्ञान वाले टॉपिक में पढ़ा दिया था। बाह्य कारक महत्वपूर्ण है, वातावरण पूर्ण बल महत्वपूर्ण है, अवलोकनीय योग्य व्यवहार की बात करता है, वस्तुनिष्ठ व्यवहार की बात करता है, अनुभव प्रशिक्षण में बल देता है, ब्लैक बॉक्स की बात स्वीकार करता है कि आंतरिक जन्मजात कारक नहीं होते हैं, मतलब जन्मजात कारकों को स्वीकार नहीं करता। ये कहता है वातावरण में स्थित जो बाह्य कारक हैं वो बड़े महत्वपूर्ण है, तो जन्मजात कारकों को स्वीकार नहीं करता व्यवहारवाद है। ये आपको काम की बात समझने, ठीक है। अब व्यवहारवाद के दो पार्ट हो जाते हैं, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आपको समझना है कि ये व्यवहारवाद ये है, ठीक है। अब व्यवहारवाद के दो पार्ट हो जाते हैं। एक व्यवहारवाद ये कहता है कि एसआर में पूर्ण बलन बड़ा महत्वपूर्ण है, और एक व्यवहारवाद कहता है नहीं, पूर्ण बलन की कोई भूमिका नहीं। तो व्यवहारवाद के अपन दो पार्ट की चर्चा कर रहे हैं। व्यवहारवाद के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पूर्ण बलन व्यवहारवादी, और एक होता है अपूर्ण बलन व्यवहारवादी। पूर्ण बलन व्यवहारवादी, दूसरा क्या है? अपूर्ण बलन व्यवहारवादी। समझ में आ रहा है? पूर्ण बलन व्यवहारवादी का मतलब यह है कि जो ये कहते हैं कि एस आर में पूर्ण बलन इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, वो तो है पूर्ण बलनवादी। और अपूर्ण बलनवादी का मतलब है एस आर में पूर्ण बलन की कोई भूमिका नहीं है। एस आर में किसकी भूमिका नहीं है? पूर्ण बलन की भूमिका को स्वीकार नहीं करते, वो अपूर्ण बलनवादी हैं। और जो एस आर में पूर्ण बलन की भूमिका को स्वीकार करते हैं वो पूर्ण बलनवादी हैं। यहां पे जो आते हैं वो अपने को चार सिद्धांत पढ़ने हैं। मैं थॉर्नडाइक का प्रयास त्रुटि सिद्धांत पढ़ाऊंगा इसमें आपको कल। मैं इसमें आईपी पावलोव का सिद्धांत पढ़ाऊंगा आपको, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। मैं इसमें हल का परबलन सिद्धांत पढ़ाऊंगा, रेनफोर्समेंट थ्योरी। मैं स्किनर का इसमें ऑपरेट कंडीशनिंग क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत पढ़ाऊंगा। और एक सिद्धांत मिलर का आता है, अनुकरण, बट मिलर को अपने को नहीं पढ़ना है। यहां आपको चार सिद्धांत पढ़ने हैं पूर्ण बलनवादी में। थॉर्नडाइक पढ़ना है, पावलोव पढ़ना है, हल पढ़ना है, और स्किनर पढ़ना है। ये चारों एस आर में पूर्ण बलन को महत्वपूर्ण मानते हैं। और दूसरा है अपूर्ण बलनवादी, जो एस आर में पूर्ण बलन की भूमिका को स्वीकार नहीं करते। इसमें तीन व्यक्ति पढ़ने होते हैं। स्पेशली तो आपको पढ़ना है एडविन गुथ्री, संयुक्ता अनुबंधन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वाटसन भी इसी में आते हैं, बट वाटसन ने कोई सिद्धांत नहीं दिया। और एक आते हैं एसेट, यादस है, ठीक है ना, आदस है, एसेट। ये तीन व्यक्ति आते हैं अपूर्ण बलनवाद में। अब देखो, नॉर्मली आपके माइंड में ढांचा स्ट्रक्चर बनाना आपको, मैं एक करके सबको पढ़ाऊंगा इनको। व्यवहारवाद के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट है, एक पूर्ण बलनवादी व्यवहारवादी और एक है अपूर्ण बलन व्यवहारवादी। पूर्ण बलन में क्या आएगा? एस आर में जो पूर्ण बलन की भूमिका को स्वीकार करते हैं। अपूर्ण बलन में क्या आएगा? जो एस आर में पूर्ण बलन को स्वीकार नहीं करता है। इसमें थॉर्नडाइक, पावलोव, हल, स्किनर और मिलर के सिद्धांत आएंगे। चार ऊपर वाले आपको पढ़ाना है।
अपूर्ण बलन में एडविन गुथरी का समीपता अनुबंधन, वाटसन एसेट आएगा, इसमें केवल पढ़ना अपने को एडविन गुथरी। तो ये नॉर्मली आपका सिद्धांत व्यवहारवादी विचारधारा है जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ शॉर्ट्स दोबारा से। देखो हमने अधिगम की उपागम शुरुआत की है। उपागम किसने दिए? फेरेंस मटन है, इंपॉर्टेंट। 3 उपागम, तल नितल कार। तल का मतलब रटना है, नितल का मतलब समझना है, वर्ग तिथि का मतलब जहां समझना पड़े वहां समझ लो, जहां रटना पड़े वहां रट लो। सबसे उपयोगी है कारनीतिक उपागम। फिर इसमें इन तीनों में से निकली 3 विचारधाराएं, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और निर्मितवाद। ये वातावरण जन्य बाह्य कारकों को, यांत्रिक क्रियाओं को स्वीकार करता है। ये संज्ञानवाद ये मानसिक क्रियाओं की बात करता है, आंतरिक कारकों को स्वीकार करता है। और निर्मितवाद इससे निकला, ये कहता है बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। फिर मैंने पढ़ाया आपको व्यवहारवाद क्या है, इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन। व्यवहार ऐसा कई मानता है बाह्य कारक, वातावरण, पूर्ण बलन, अनुभव, प्रशिक्षण, ब्लैक बॉक्स, अवलोकन व्यवहार, वस्तुनिष्ठ व्यवहार, ठीक है। आंतरिक कारकों को स्वीकार नहीं करता है, ये मैंने बात की। और लास्ट में मैंने आपको समझाया व्यवहारवाद के 2 पार्ट हैं, पूर्ण बलन व्यवहारवादी, अपूर्ण बलन व्यवहारवादी। इसमें 4 आएंगे और इसमें ये आएगा। अब जैसे अपन चर्चा करें नॉर्मली व्यवहारवाद में अलग अलग सिद्धांत आएंगे, याद रखना, ठीक है। तो इसमें जैसे पहला सिद्धांत के अपन नॉर्मली आज मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। पहला सिद्धांत जो इसमें आता है ना, वो आता है प्रयास त्रुटि सिद्धांत। कौन सिद्धांत आता है? प्रयास त्रुटि, जो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ये पहला व्यवहारवादी सिद्धांत माना जाता है और ये पहला आदमी था जिसने पुनर्बलन को स्वीकार किया, याद रखना। वैसे तो पुनर्बलन जहां भी बात आएगी ना, वहां पे स्किनर आता है, हल आता है, लेकिन साइकोलॉजी में पहला आदमी जिसने पुनर्बलन का प्रयोग किया था वो थॉर्नडाइक था। इसलिए टोलमैन ने इस सिद्धांत को सबसे वैज्ञानिक सिद्धांत कहा था। टोलमैन ने क्या कहा था इस सिद्धांत को? सबसे वैज्ञानिक सिद्धांत इसलिए बोला था क्योंकि ये पहला आदमी था जिसने किसका प्रयोग किया था? रीइंफोर्समेंट। तो व्यवहारवाद में 5 सिद्धांत पढ़ने, 4 सिद्धांत पढ़ने पूर्णबल में। थॉर्नडाइक का प्रयास त्रुटि, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया, सीएल हल का पूर्णबलन सिद्धांत और स्किनर का क्रिया प्रसूत। मिलर का कोई सिद्धांत आपको वैसे पढ़ना नहीं, छोटी चर्चा आएगी वो मैं करवा दूंगा, याद रखना। तो इसको यहां तक समझना है। तो प्रयास त्रुटि, ट्रायल एरर पहला सिद्धांत है जिसने पहली बार इस बात की चर्चा की कि पूर्णबलन बड़ा महत्वपूर्ण है। यद्यपि इसने पूर्णबलन के अलावा अभ्यास की भी बात की, इसने बहुत विविध अनुक्रियाओं की बात की, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसने दिए हैं, लेकिन बेस जो शुरू किया वो थॉर्नडाइक ने किया। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का पिता किसको कहा गया? थॉर्नडाइक को। तो पहला सिद्धांत, पहली बार पूर्णबलन की बात करने वाला एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। समझ में आ रही है बात? तो कल की क्लास में अपन थॉर्नडाइक को पढ़ेंगे, बहुत सिंपल और छोटा सिद्धांत है क्योंकि अभी पूरा हो नहीं पाएगा, तो मैं कल इसको पहली कड़ी से लेकर लास्ट कड़ी तक पूरा समझाऊंगा। तो कल की क्लास में अपन बात करेंगे एडवर्ड एल थॉर्नडाइक की। और टेस्ट का जो है मैं शेड्यूल आज या कल लगा दूंगा, बता दूंगा आपको कि परसों हो जाएगा, तो देख लेंगे। फर्स्ट टॉपिक आपका हो गया, जिन बच्चों ने लाइव क्लास नहीं ली है वो ऐप पे जाके देख सकते हैं। इस पहला टॉपिक, सेकंड टॉपिक अपना चल रहा है, पहली बार में शिक्षक बन सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं बेटा पहली बार में ज़्यादा बनते हैं टीचर क्योंकि कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, बस रणनीति अच्छी फॉलो करो। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में एक लाइन बोलूंगा मैं, ये कहता है हिंड साइट और कोलर कहता है पूर्व दृष्टि। पूर्व दृष्टि का मतलब ये होता है कि कोई भी कार्य करने से पहले एक योजना बना के उतरो, और योजना के साथ कोई चीज़ करते हो तो आप पहली बार में बड़ी से बड़ी सिलेक्शन ले सकते हो। यूपीएससी में 21 साल का बच्चा सिलेक्ट हो गया फर्स्ट चांस में, मतलब उसने लोगों की असफलता से सीखा, लोगों की गलतियों से सीखा। तो जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है कि लोग कहते हैं उससे होगा, इन धारणाओं से बाहर निकलो। मैं ये कहता हूं अपने वजूद में विश्वास रखो और बेहतर तरीके से अपने आप को बनाओ, 100% तुम बहुत बेटर कर पाओगे। और करना है क्योंकि आपके पास बार बार चांस नहीं मिलेंगे। आप ये भूल जाओ कि ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड जो भी अब आगे आएंगी, ये एक प्रकार से लास्ट सी वैकेंसी होंगी, कोई बहुत ज्यादा भर्तियां आगे नहीं आने वाली हैं। तो आप बार बार गलतियां करेंगे और आप सोच रहे हैं कि मैं पहली बार नहीं लगा, दूसरी बार मौका ही नहीं मिलेगा, कहां लगोगे? तो पहली बार ही बेटर करना है और अच्छे से करना है, याद रखना है इस चीज को। और मेरी एक चीज को स्वीकार कर लेना, ठीक है। हाँ, अभी सेकंड ग्रेड में राजस्थान जीके पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी उन्हीं की जो ऑब्जेक्टिव किताब है ना, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, वो जरूर ले आना, उससे बहुत फायदा होगा आपको, आइडिया लगेगा जीके में। ओके, ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है। तो कल मिलते हैं अपन। पहला सिद्धांत मैं समझा दूंगा। और कोई टेस्ट बेटा हुआ नहीं मुकेश, अभी टेस्ट मैंने डाला ही नहीं, करवाया नहीं था टेस्ट, वो दिमाग से निकल गया था संडे वाले मैंने जो बोली थी क्लास, ठीक है ना। तो टेस्ट करवा देंगे कल अपन। प्रयास त्रुटि सिद्धांत थॉर्नडाइक कंप्लीटली मैं पढ़ाऊंगा। आज मैंने बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन दिया है। सर फर्स्ट ग्रेड में आईसीटी से सुधा, आईसीटी अभी तो मैंने डाल रखी है, बट मैं जो ऑफलाइन क्लासेस में आईसीटी करवाऊंगा वहाँ से अच्छे से रिकॉर्डेड वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे साथ जुड़े हैं तो सुनिश्चित रहिए आपको मनोविज्ञान में और बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं इतना सारा बता दूंगा कि आने वाली कोई भी भर्ती में आपका ये फर्स्ट चांस होगा और लास्ट चांस भी होगा, यानी आपको दोबारा चांस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि मेरी बातों को फॉलो किया। तो तनाव मुक्त होकर आप पढ़िए, मार्केट क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, उन बातों से ध्यान हटाकर आप जितनी अच्छी मेहनत और रिलैक्स होकर जितनी कर सकते हैं उतनी करिए। बाकी चीजें आप मेरे पे छोड़ दीजिए, सब बढ़िया होगा, ठीक है। क्लास लगभग बेटा 8 से होती है। आज थोड़ी मैंने लेट ली है, बट कल क्लास में हो सकता है 8 बजे ले लूंगा ना। कल क्लास में 8 बजे ले लूंगा, इसलिए आप सुनिश्चित रहें और बेहतर होगा। तनाव मत लेना कोई भी चीज़ का, मैं करवा दूंगा, बहुत बड़े तरीके से करवा दूंगा। अभी आराम से इसलिए चल रहा